कहा जाता है जब किसी की मौत रहस्यमयी हो तो उसकी चीखें दीवारों में हमेशा गूंजती रहती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मॉल में जहां हर रात लौटती है मौत। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। लेकिन याद रखिए, आपकी हिम्मत ही हमारी ताकत है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और हां, आप सब हमारी कहानियां तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब कीजिए डार्क मंडे को और हॉरर की इस अंधेरी दुनिया से जुड़े रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे और अपना नाम लिखना ना भूले। आइए इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सिटी स्क्वायर में रात के 11 बज चुके थे। सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स आखिरी चक्कर लगा रहे थे। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में जलती हुई लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे किसी की परछाई वहां से गुजरी हो। सिक्योरिटी गार्ड मोहन ने वॉकी टॉकी पर अपने साथी से कहा, यार ये तीसरी फ्लोर की लाइट बार बार क्यों झपक रही है? लगता है वायरिंग खराब है। लेकिन तभी उसने देखा कि वहां से एक औरत गुजरी, सफेद ड्रेस में, खुले लंबे बाल और पैरों में चप्पल तक नहीं। मोहन भागकर वहां पहुंचा, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। बस ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अगले दिन मॉल में 4 दोस्त घूमने आए। अमन, काजल, रीना और वरुण। वे सब कॉलेज से हाल ही में निकले थे और नई फिल्म देखने आए थे। लेकिन असली वजह थी उस मॉल की डरावनी अफवाहें। काजल ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है, कहते हैं इस मॉल की तीसरी मंजिल पर कुछ अजीब होता है। लोग रात में वहां किसी औरत को चलते देखते हैं। अमन हंस पड़ा, अरे ये सब अफवाहें हैं, अगर सच होता तो मॉल बंद हो जाता। लेकिन रीना ने धीरे से कहा, मेरी मौसी ने बताया था कि यहां जब मॉल बंद रहा था तब कंस्ट्रक्शन साइट पर एक औरत की मौत हो गई थी। उसी की आत्मा यहां भटकती है। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं डर घर कर गया। फिल्म देखकर बाहर निकलते समय रात के 9 बज चुके थे। मॉल लगभग खाली था। तभी वरुण की नजर तीसरी मंजिल पर पड़ी। वहां लिफ्ट से उतरते ही एक बंद कॉरिडोर था जिस पर नो एंट्री अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा था। वरुण ने कहा, चलो वही चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। काजल डर गई, नहीं वरुण, वहां मत चलो, मना किया है। लेकिन अमन और रीना ने उसे मना लिया और चारों उस कॉरिडोर में घुस गए। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च जलाने पर उन्होंने देखा आधे बने शोरूम, टूटी दीवारें और जगह जगह सीमेंट की बोरियां। लेकिन अजीब ये था कि दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने थे, हथेलियों और उंगलियों के। रीना ने कांपते हुए कहा, ये किसने बनाए होंगे? अचानक पीछे से किसी औरत की हंसी गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। डरे सहमे चारों जल्दी से निकलना चाहते थे। उन्होंने लिफ्ट बुलाई। दरवाजा खुलते ही वे अंदर घुसे। लेकिन जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, बटन अपने आप दबने लगे। लिफ्ट नीचे जाने के बजाय छठी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। काजल चीख पड़ी, छठी मंजिल तो बनी ही नहीं है, वहां तो सिर्फ ढांचा है। लिफ्ट झटके के साथ रुकी और दरवाजा खुल गया। सामने घना अंधेरा, टूटी दीवारें और जंग लगी लोहे की छड़ें। तभी अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें दिखीं और एक औरत की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। रीना ने कांपते हुए फुसफुसाया, वही है, वही औरत जिसकी आत्मा यहां फंसी हुई है। अमन ने तुरंत लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट हिल तक नहीं रही थी और वो औरत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई बढ़ रही थी। अचानक लिफ्ट की बत्तियां बुझ गईं। चारों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके गले दबोच रही है। काजल चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी औरत की कर्कश आवाज गूंजी, ये जगह मेरी है, तुम सब मरोगे जैसे मैं मरी थी। और उसके हाथ अचानक रीना की तरफ बढ़े। रीना की आंखें लाल हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा जैसे कोई उसे अपने कब्जे में ले रहा हो। लिफ्ट में अंधेरा फैल चुका था। चारों दोस्त हाफ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था रीना का चेहरा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और शरीर अजीब तरह से झटके खा रहा था। काजल रोते हुए बोली, रीना को क्या हो रहा है? उसे बचाओ। अमन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रीना के मुंह से गहरी औरत जैसी आवाज निकली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था,
अब तुम सबको वही सहना होगा जो मैंने सहा। वरुण घबरा गया। उसने लिफ्ट का दरवाजा धक्का देकर खोला और सबको बाहर खींच लिया। लिफ्ट से बाहर आते ही चारों ने देखा, चारों ओर अधूरा निर्माण पड़ा था। टूटी ईंटें, लोहे की छड़ें और अधूरी दीवारें। लेकिन बीच में एक बड़ा सा खून का धब्बा था, जैसे किसी को यहां बेरहमी से मारा गया हो। वरुण फुसफुसाया, यही जगह होगी जहां उसकी मौत हुई थी। अचानक रीना ने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें पलट गईं और शरीर अकड़ गया। काजल डर के मारे कांप रही थी। रीना की आवाज अब उसकी नहीं थी, बल्कि उसी औरत की थी। मैंने इंसाफ मांगा था, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अब हर वो इंसान जो यहां आएगा, उसकी मौत होगी। रीना का शरीर कांपता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज किसी और की थी। मेरा नाम शालिनी था। मैं इसी जगह पर काम करती थी। इस मॉल के बनने से पहले यहां एक कपड़ा कारखाना था। मैं मजदूरी करती थी, लेकिन मालिक की नजर हमेशा मुझ पर रहती थी। उसने मुझे कई बार परेशान किया, लेकिन जब मैंने मना किया तो काजल ने कांपते हुए पूछा, तो क्या हुआ? रीना के मुंह से निकला, तो उसने मुझे मार डाला, लोहे की छड़ों से पीट पीट कर, और मेरे शरीर को इसी 6ठी मंजिल पर छोड़ दिया। कहते हैं हादसा हुआ, लेकिन सच्चाई थी हत्या। तब से मेरी आत्मा यही भटक रही है। अमन और वरुण के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अमन ने वरुण से कहा, हमें रीना को यहां से निकालना होगा। वो औरत उसका शरीर अपने कब्जे में ले चुकी है। दोनों ने रीना को उठाया और लिफ्ट की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर की ओर चली गई। दरवाजा खुला और सामने अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। सफेद गाउन खून से लाल हो चुका था। उसकी चीख पूरे फ्लोर में गूंज गई, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा, कोई नहीं। लाइट्स एक एक करके बुझने लगीं। कॉरिडोर में सिर्फ अंधेरा था और औरत की परछाई हर जगह दिखाई देने लगी। काजल चीखते हुए दौड़ी, लेकिन अचानक फर्श के नीचे से खून बहने लगा। उसके जूते उसमें फंस गए। वो गिर पड़ी और हाथ पांव मारने लगी। अमन ने उसे खींचकर उठाया, लेकिन उसकी कमीज खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। वरुण ने घबराकर कहा, ये औरत हमें यहां से निकलने नहीं देगी। हमें किसी तरह इसका श्राप तोड़ना होगा। काजल काकती आवाज में बोली, लेकिन कैसे? रीना अचानक होश में आई। उसकी आंखें अब सामान्य थी, लेकिन चेहरा पीला था। उसने धीमे स्वर में कहा, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत की सच्चाई बाहर आएगी, जब वो इंसान सजा पाएगा जिसने उसकी जान ली। अमन चौंक गया। मतलब जो मालिक था वही असली गुनहगार है। हमें उसका नाम पता करना होगा। वरुण गुस्से में बोला, लेकिन अभी तो वो इंसान शायद जिंदा भी ना हो। तब रीना की आंखों से आंसू बह निकले। अगर उसकी सच्चाई बाहर नहीं आई तो हम सब मर जाएंगे। अचानक पूरे फ्लोर में लोहे की छड़ों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। चारों ने पीछे देखा और दर्जनों लोहे की छड़ें अपने आप उठ रही थीं। वे हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थीं। काजल चीख पड़ी, ये हमें मारना चाहती है, भागो! वे सब भागते हुए सीढ़ियों की तरफ पहुंचे, लेकिन सीढ़ियां कहीं नहीं थीं। वहां सिर्फ गहरी खाई जैसी अंधेरी जगह थी। और उसी अंधेरे से फिर वही औरत बाहर निकली, चेहरे पर खून, आंखों में आग और हाथ में वही छड़ जिसके वार से उसकी मौत हुई थी। उसने चीखते हुए कहा, अब तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरी थी। चारों दोस्तों के सामने खाई जैसी अंधेरी जगह थी और सामने खड़ी थी शालिनी की आत्मा। खून से लथपथ गाउन, आंखों में जलती हुई आग और हाथ में भारी लोहे की छड़। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजी, मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, अब तुम्हारी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा। काजल कांपते हुए अमन के पीछे छिप गई। रीना फिर से बेहोश होने लगी। वरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें सच बताओ, तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था? औरत ठहाका मारकर हंसी, सच जानने के लिए इंसानियत चाहिए। यहां इंसानियत नहीं, सिर्फ लालच है। इतना कहकर उसने लोहे की छड़ सीधा वरुण की ओर फेंक दी। छड़ उसकी बाजू के पास दीवार में घुस गई। वरुण चीख पड़ा। अमन ने हिम्मत दिखाई, अगर हमें मारना है तो मार दो, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आत्मा इसीलिए भटक रही है क्योंकि तुम्हारे गुनहगार को सजा नहीं मिली। ये सुनकर औरत की आंखें अचानक कांप उठी,
जैसे उसके भीतर का दर्द फूट पड़ा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, उसका नाम विजय माथुर था, कारखाने का मालिक। उसने मुझे सताया, फिर मारा और मेरी लाश यही दफना दी। पुलिस ने कहा हादसा था, किसी ने मुझ पर हुए जुल्म की गवाही नहीं दी। रीना अचानक होश में आई और बोली, वो विजय माथुर, वो आज भी जिंदा है। मैंने उसके बारे में अखबार में पढ़ा है। वही इस मॉल का असली मालिक है। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। काजल बोली, मतलब ये मॉल उसी ने अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए बनवाया, ताकि किसी को यहां की सच्चाई पता न चले। शालिनी की आत्मा चीखी, हां, और जब तक उस पापी का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, तब तक मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। लेकिन जो भी यहां आया, उसने मेरी चीखें सुनी और मर गया। अमन ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हारा सच सबके सामने लाएंगे, लेकिन पहले हमें यहां से निकलने दो। आत्मा चुप हो गई। उसके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा नहीं। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, धोखा दिया तो मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अचानक अंधेरे में सीढ़ियां दिखाई देने लगी। वरुण ने सबसे पहले रीना को उठाया और नीचे भागने लगा। तीनों उसके पीछे पीछे भागे। जब वे 5वीं मंजिल पर पहुंचे तो अचानक पीछे से वही औरत चीखी, याद रखना विजय माथुर, उसकी सच्चाई लाना, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे किसी तरह मॉल के गेट तक पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देखकर चौंक गए। अरे, तुम लोग ऊपर कैसे चले गए? वहां तो नो एंट्री है। लेकिन चारों बिना कुछ कहे भागते हुए बाहर आ गए। बाहर सड़क पर पहुंचकर सबने चैन की सांस ली, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। जब वे अपनी कार तक पहुंचे तो देखा, कांच पर खून से लिखा हुआ था, विजय माथुर को बेनकाब करो। काजल कांप गई, ये आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं है। अमन ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें पता लगाना होगा विजय माथुर कहाँ है और उसकी असलियत क्या है, तभी हम इस श्राप से बच सकते हैं। अगली सुबह चारों ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। खबरों में आया, विजय माथुर, प्रसिद्ध बिजनेसमैन और सिटी स्क्वायर मॉल का मालिक, आज भी उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। रीना ने गुस्से में कहा, मतलब वो आज भी ऐश कर रहा है, जबकि उसकी वजह से शालिनी की जान गई थी। वरुण ने दबी आवाज में कहा, अगर ये सच है तो हमें सबूत चाहिए, वरना कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। शाम को जब सब अपनी अपनी जगह लौटने लगे तो अमन ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क पर चलते समय उसे अपने पीछे किसी औरत की परछाई दिखी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसके फोन पर मैसेज आया, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, विजय माथुर का सच सामने लाओ, वरना मौत। मैसेज भेजने वाले का नाम नहीं था। अमन के हाथ कांपने लगे। उसी रात काजल सो रही थी। अचानक उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। खिड़की से ठंडी हवा आई। उसने आंखें खोली, सामने शीशे में वही औरत खड़ी थी। औरत की लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, याद रखना, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी। काजल चीखते हुए जागी। उसके तकिए पर खून की हथेली का निशान था। अमन पूरी रात जागता रहा। फोन पर आया मैसेज उसके दिमाग में गूंज रहा था, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। सुबह उसने तीनों दोस्तों को बुलाया। हमारे पास बहुत कम समय है, शालिनी की आत्मा हम सबको नहीं छोड़ेगी जब तक विजय माथुर की सच्चाई सबके सामने नहीं आती। काजल ने घबराते हुए कहा, लेकिन हम करेंगे कैसे? वो इतना बड़ा आदमी है, हमारी बात कौन मानेगा? रीना की आंखों में आंसू थे। कल रात वो मेरे सपने में आई थी। उसने कहा अगर सच सामने ना आया तो अगली बारी मेरी होगी। वरुण ने सुझाव दिया, अगर शालिनी की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी तो जरूर किसी ने कुछ देखा होगा। हमें पुराने अखबार या कारखाने के मजदूरों से बात करनी होगी। चारों उस इलाके में पहुंचे जहां मॉल बनने से पहले कपड़ा कारखाना था। वहां अब बस टूटी दीवारें और जंग लगे गेट पड़े थे। करीब ही एक चाय की दुकान थी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी था। अमन ने उससे पूछा, बाबा यहां पहले कोई कारखाना था ना? बूढ़े ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा था, लेकिन बहुत साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं मालिक ने उसे मार डाला, पर सब डर के मारे चुप रहे। फिर अचानक कारखाना बंद हो गया और मॉल बनने लगा। काजल ने झटके से पूछा, उस औरत का नाम शालिनी था? बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं।
तुम्हें कैसे पता? हाँ, वही नाम था। गरीब मजदूर औरत थी, परत दर परत जुल्म सहती रही। बूढ़े ने धीरे से कहा, लोगों ने देखा था कि मालिक ने उसे मार डाला, लेकिन सब चुप रहे। पुलिस भी पैसे खा गई। कुछ मजदूरों ने गवाही देने की कोशिश की, लेकिन उनका भी पता नहीं चला। वरुण ने गुस्से में कहा, मतलब विजय माथुर ने सबूत मिटा दिए, तभी तो आज तक बचा हुआ है। रीना ने फुसफुसाते हुए कहा, यानी हमें उस वक्त के मजदूरों या रिकॉर्ड्स की तलाश करनी होगी। बूढ़े ने एक और इशारा किया, सुना है, एक आदमी था रामकिशन, जो कारखाने में चौकीदार था। वही सब जानता था, लेकिन डर के मारे गांव चला गया। अगर कोई गवाह जिंदा है तो वही होगा। शाम होते ही चारों अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन अब मौत का साया उनके पीछे लग चुका था। अमन की बाइक अचानक चलते चलते बंद हो गई। सड़क सुनसान थी। तभी पीछे से किसी औरत के पायल की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। अंधेरे में शालिनी की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तेरे पास बस 2 दिन है, वरना तू मुझसे नहीं बच पाएगा। अमन डर से कांप गया। अगले दिन चारों ने बड़ी मुश्किल से रामकिशन को ढूंढ निकाला। वह गांव में झोपड़ी में रहता था। उम्र दराज हो चुका था, लेकिन चेहरे पर डर अब भी था। रीना ने उससे विनती की, काका, हमें सच जानना है। शालिनी की आत्मा अब भी भटक रही है। अगर आपने गवाही नहीं दी तो और मौतें होंगी। रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। बेटिया, मैं बहुत डर गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मालिक ने उसे पीटा, फिर मार डाला और पुलिस को पैसे देकर मामला दबा दिया। मैं गवाही देता तो मेरी भी जान चली जाती। अमन ने गुस्से में कहा, तो अब वक्त आ गया है सच बोलने का, वरना हम सब मर जाएंगे। रामकिशन कांपते हुए बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन विजय माथुर बहुत ताकतवर है। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक रामकिशन की झोपड़ी में दीवार पर लाल खून से शब्द उभर आए, जल्दी करो। काजल चीख पड़ी, ये देखो, आत्मा हमें याद दिला रही है कि समय बहुत कम है। सबके चेहरे डर से सफेद हो गए। अगले दिन चारों रामकिशन के साथ विजय माथुर की आलीशान कोठी पर पहुंचे। गेट पर भारी सिक्योरिटी थी। किसी तरह वे अंदर पहुंचे और विजय माथुर से मिलने का बहाना किया। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? अमन ने सीधा कहा, हम शालिनी की मौत का सच जानते हैं। विजय माथुर का चेहरा पल भर के लिए उतर गया, लेकिन फिर उसने हंसकर कहा, वो तो हादसा था। रामकिशन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, झूठ, मैंने सब देखा था, तूने उसे मारा था। विजय माथुर की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया, इन सबको बाहर निकालो। जैसे ही गार्ड्स चारों को बाहर धकेलने लगे, अचानक कोठी की लाइट बुझ गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। फिर एक जोरदार चीख गूंजी, विजय माथुर! सबकी नजरें सीढ़ियों पर गईं। वहां खड़ी थी शालिनी की आत्मा। उसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखें आग की तरह जल रही थी। गार्ड्स डरकर भाग गए। विजय माथुर हक्का बक्का रह गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं! शालिनी की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तूने मेरी चीखें दबा दी, लेकिन आज मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगी। विजय माथुर की आलीशान कोठी में अंधेरा छा चुका था। सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में सबके चेहरे भय से सफेद पड़ चुके थे। सीढ़ियों पर खड़ी शालिनी की आत्मा आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके पैरों के निशान फर्श पर खून छोड़ रहे थे। विजय माथुर कांपते हुए बोला, नहीं, ये सपना है, तू मर चुकी है। आत्मा की आवाज गूंजी, हां, मैं मर चुकी हूं, लेकिन तेरा गुनाह अब भी जिंदा है। चारों दोस्त और रामकिशन कोठी के एक कोने में खड़े थे। अमन ने हिम्मत जुटाई और फोन का कैमरा ऑन कर दिया। सब रिकॉर्ड करो, उसने वरुण से कहा। रामकिशन ने कांपते हुए विजय माथुर की ओर उंगली उठाई। यही है वो शैतान जिसने शालिनी को मारा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शालिनी की आत्मा चीखी, कह दे, सब कह दे, वरना मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगी। विजय माथुर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। हां, मैंने मारा था उसे। उसने मेरी हवस ठुकरा दी थी। मैंने गुस्से में उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर पुलिस को पैसे देकर मामला दबा दिया। कोई गवाही न दे सके,
इसलिए मजदूरों को धमका दिया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। जैसे ही उसने अपने गुनाह कबूले, शालिनी की आत्मा की आंखों में और ज्यादा आग भड़क उठी। वह चीखी, तूने मेरी जिंदगी छीन ली, मुझे अपमानित किया, मुझे तड़पाया, अब तेरी बारी है। विजय माथुर चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। अचानक लोहे की छड़ें अपने आप उठी और हवा में तैरने लगी। वो छड़ें उसी तरह विजय के चारों ओर घूमने लगी जैसे उसकी मौत की कहानी दोबारा लिखी जा रही हो। फिर एक छड़ सीधा उसके सीने में घुस गई। उसकी चीख पूरे कोठी में गूंज उठी। विजय माथुर जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान। उसके मरते ही पूरे कमरे में तेज हवा चली। मोमबत्तियां बुझ गईं। शालिनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। चेहरे पर अब गुस्से की जगह सुकून था। उसने चारों दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम सबका धन्यवाद, मेरी आत्मा अब मुक्त है, मैं अब चैन पा सकती हूं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अमन ने तुरंत फोन का वीडियो मीडिया को भेजा। अगले दिन अखबारों और न्यूज चैनलों पर सुर्खी थी, बिजनेसमैन विजय माथुर ने खुद कबूला अपना गुनाह, हत्या की थी शालिनी नामक मजदूर महिला की। पुलिस ने केस दोबारा खोला। शालिनी को इंसाफ मिल गया। कुछ दिनों बाद चारों दोस्त उसी मॉल के सामने खड़े थे। अब मॉल बंद कर दिया गया था। रीना ने गहरी सांस ली। आखिरकार शालिनी को इंसाफ मिल गया। काजल ने कांपते हुए कहा, लेकिन क्या वो आत्मा सचमुच चली गई या अब भी यही है? अमन ने मुस्कुराने की कोशिश की, मुझे लगता है वो अब शांति में है। वरुण ने मजाक में कहा, हां, वरना भी फिर से हमारे सामने खड़ी होती। इतना कहते ही मॉल की टूटी खिड़की से एक ठंडी हवा आई। चारों ने महसूस किया कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी को आखिरकार इंसाफ मिल गया था। उसकी आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन सिटी स्क्वायर मॉल अब भी वीरान खड़ा था। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में वहां अब भी कभी कभी किसी औरत की परछाई दिख जाती है। शायद वो आत्मा नहीं, बल्कि इंसाफ की गूंज है।